सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे रोमन साम्राज्य के बारे में। चैप्टर हमारा जो तीसरा चैप्टर था इतिहास का, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, हम इसको पढ़ रहे थे। और इसके अंदर हमने बात कर ली है रोम के साम्राज्य के बारे में, जो साम्राज्य का आरंभिक काल था। साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। सीनेट के बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरा, जो पहले सम्राट बने 2700 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ऑगस्टस के नाम से, वो भी हमने पढ़ लिया है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी लिंग के बारे में। लिंग में हमने बात करी थी महिलाओं की स्थिति, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो उसी से आगे आज हम बढ़ते हैं। तो आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वीडियो में, वह आप पूरा समझ पाएंगे। और आपके कक्षा 11 के लिए ये जो टॉपिक है, महिलाओं की स्थिति और साक्षरता, रोमन साम्राज्य में साक्षरता की क्या स्थिति थी और रोमन साम्राज्य में सामाजिक सांस्कृतिक क्या स्थिति थी, उसके बारे में पूछा जाता है। तो लिंग के बारे में हमने पढ़ चुके हैं तो लिंग के बारे में हमारा टॉपिक हो चुका है। आज हम बात करेंगे साक्षरता की और दूसरा संस्कृति की, वहां की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसकी हम बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो शुरू करते हैं साक्षरता के बारे में कि रोमन साम्राज्य में उस समय साक्षरता की क्या स्थिति थी। तो सीधे बढ़ते हैं अपनी बुक की ओर। साक्षरता यहाँ पर लिखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद मैं आपको समझाता हूं कि साक्षरता की क्या स्थिति थी। ये जो लिखा है ये रोमन साम्राज्य की बात कर रहे हैं। रोम का जो साम्राज्य था, यह निश्चित है कि काम चलाओ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफी अलग अलग थी। यानी पूर्ण रूप से वहां पर जो लोग थे, रोम के साम्राज्य में जो नागरिक थे, वो पूर्ण रूप से साक्षर नहीं थे और साक्षरता हर स्थानों पर अलग अलग थी। तो यहां पर एक नगर की भी बात कर रखी है। पोम्पई एक नगर है, इसके बारे में हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है पोम्पई, तो वो रोमन साम्राज्य को दर्शाती है वो फिल्म। तो आपको मौका मिले तो आप पोम्पई नाम की इस फिल्म को भी देखिए, आपको रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक और साक्षरता के बारे में भी इस फिल्म में देखने को मिल जाएगा। तो पोम्पई नगर के बारे में बताया है कि 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से ये जो नगर था, ये पूर्ण रूप से जो ज्वालामुखी का लावा होता है उस पर दफन हो गया था। और इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहां काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। काम चलाऊ साक्षरता यानी बहुत कम लोगों को ही साक्षरता, पढ़ने लिखने का ज्ञान था। पोम्पई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित जो विज्ञापन हैं और समूचे शहर के अभिरेखण पाए गए हैं। पोम्पई में जो गलियां थी, जो घरों की दीवारें थी, वहां पर विज्ञापनों और चित्रांकन वहां पर किया गया है समूचे शहर में। इसके विपरीत अब बात कर रहे हैं हम, पहले हमने पोम्पई की बात कर ली, दूसरी बात कर रहे हैं हम मिस्र की। तो मिस्र भी उस समय रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। आज भी सैकड़ों पैपायरस मिस्र में बचे हुए हैं। पैपायरस के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। ये पैपायरस पत्र होते हैं जिसको पहले लिखने के रूप में प्रयोग किया जाता था। जैसे आज हम कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो पैपायरस पत्र पर ही मिस्र के वासी उस समय लिखा करते थे अपनी पांडुलिपि, अपने दस्तावेज। तो जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जो पैपायरस है, जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं, ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। तो व्यावसायिक लिपि जो उस समय व्यापार के लिए अपने दस्तावेज और व्यापार के लिए जो नियम कानून उस समय राजा द्वारा बनाए जाते थे, वही दस्तावेज संविदा पत्र इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं पैपायरस पत्र के। और ये जो लिखे हैं ये व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे गए हैं। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह याद दिलाते हैं कि अमुक व्यक्ति को अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता था। तो जो लोग इसको लिखते थे वो पढ़ तो सकते थे, पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे, किंतु यहां भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत
अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी। तो कुछ ही लोग जो वर्ग के लोग थे उन पर वो लोग साक्षर थे, तो उनमें अभिजात वर्ग आपके आ जाएंगे। जो धनी वर्ग था उन पे साक्षरता थी। दूसरा, जो व्यापार करने वाले लोग थे, व्यापारी, वो लोग भी कुछ लिखना पढ़ना जानते थे। और तीसरा, जो क्लर्क, जो इनके जो व्यापार में मदद करते थे, जो व्यावसायिक क्लर्क थे, उनको वो लोग साक्षर थे, उनको लिखना और पढ़ना आता था। या जो सेना में सैनिक थे, फौजी अफसर थे और संपदा प्रबंधक में, तो इतने लोग वहां पर साक्षर थे। कुल मिलाकर रोमन साम्राज्य के बारे में, साक्षरता के बारे में हम अगर बात करें तो वहां पर जो साक्षरता थी अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की थी। पूर्ण रूप से उस साम्राज्य में कोई भी साक्षर नहीं था, केवल व्यावसायिक, लिपिक, व्यापारी, अभिजात वर्ग, सैनिक, फौजी अफसर आदि उस समय साक्षर थे। तो ये बात हो गई रोमन साम्राज्य की साक्षरता के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे इसकी रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक अवस्था के बारे में। सांस्कृतिक अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको अब आप इस करीब 5वां वीडियो हमारे इस चैप्टर का हो रहा है, तो आप लोगों को अच्छी तरह याद हो गया होगा कि जो रोमन साम्राज्य था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। पहला था अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, दूसरा एशिया और तीसरा यूरोप। तो यहाँ पर इतने बड़े भूभाग में अलग अलग जो संस्कृति थी, जो संप्रदाय थे उस समय रहा करते थे। तो उनके जो स्थानीय देवी देवता होंगे और जो बोलचाल की भाषाएं होंगी, जो उनकी वेशभूषा होगी, जो उनके भोजन होंगे, जो उनके सामाजिक संगठनों के रूप में जो सामाजिक संगठन होंगे और जो उनकी बस्तियां होंगी, तो वहां पर आपको बहुत सारी विभिन्नताएं उस समय देखने को मिल जाएंगी। तो इतिहासकारों का मानना है कि इतने बड़े साम्राज्य में इन सब चीजों में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं थी। किताब में भी लिख रखा है, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं कि रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधताएं कई रूपों एवं स्तरों में दिखाई देती है। जैसे धार्मिक, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, दूर दूर तक फैला साम्राज्य है, तो धार्मिक रूप से यहाँ पर अलग अलग संप्रदाय उस समय निवास करते होंगे इस रोमन साम्राज्य में। जो इनकी स्थानीय देवी देवता हैं, अलग अलग जगहों पर इनके स्थानीय देवता अलग अलग होंगे, इनकी बोलचाल की भाषाएं अलग होंगी, इनकी जो वेशभूषा है ये भी अलग होगी और अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग तरीके के भोजन उस समय करते होंगे। सामाजिक संगठनों के रूप में, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों में भी अनेक रूप में, तो उनकी बस्तियों का जो निर्माण होता होगा और जो बस्ती होती होंगी वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग उस समय रही होंगी। तो यहाँ पर आगे भी लिखा है, अरमाइक निकटवर्ती पूर्व कम से कम फरात के पश्चिम में, यानी एशिया की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में अरामाइक जो उस समय एशिया में था मुख्य भाषा थी। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर, प्यूनिक और बर्बर अफ्रीका में, और स्पेन, यूरोप में स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। यानी इतनी तरीके की वहां पर भाषा थी। पहली भाषा थी अरमाइक, दूसरी थी कॉप्टिक मिस्र में, तीसरी अफ्रीका में प्यूनिक, चौथी भाषा थी बर्बर अफ्रीका में, स्पेन और उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा उस समय बोली जाती थी। परंतु इनमें बहुत सी भाषाएं संस्कृति पूर्णतः मौखिक थी। तो बहुत सी भाषाएं पूर्ण रूप से मौखिक थी, उनका लिखित रूप से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये भाषाएं लिखी उस समय नहीं जाती थी। तो ये जो भाषाएं थी मौखिक कब तक रही होंगी? जब तक कि रोमन साम्राज्य के लोगों ने अपनी कोई लिखित लिपि का आविष्कार नहीं किया होगा। तो जो लिखित भाषा थी वो भाषा थी आर्मेनियाई। तो आर्मेनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर के बाद 5वीं शताब्दी में उस समय शुरू हुआ। तो 5वीं शताब्दी से यहाँ पर लिपि का आविष्कार हुआ और जो इनकी लिपि थी जो लिखने में ये यूज करते थे, प्रयोग करते थे रोम साम्राज्य में, वो भाषा थी आर्मेनियाई। हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का काप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। तो यूरोप में कहीं कहीं कॉप्टिक भाषा में बाइबल का उस समय अनुवाद व्यावसायिक जो लिपिक थे उन्होंने कर लिया था। कई स्थानों पर लातिनी भाषा के प्रचार ने उन भाषाओं को लिखित रूप का स्थान
ग्रहण कर लिया, जिनका पहले से ही व्यापक प्रचार प्रसार था। बाद में यहाँ पर यहाँ की जो मुख्य भाषा बन गई वो भाषा बन गई लातीनी। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया। तो रोम के साम्राज्य में उस समय भाषा का केल्टिक भाषा लिखी गई, फिर आर्मेनियाई भाषा लिखी गई 5वीं शताब्दी में, बाद में कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हुआ, बाद में ये भाषा बदलकर इनकी लातीनी हो गई। तो भाषा का भी विकास उस समय, और भाषा और लिखित शैली का भी विकास उस समय रोमन साम्राज्य में हुआ। तो ये वहाँ की सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी उसको दर्शाता है कि वहाँ के प्रांत कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती थी, वो कैसा खाना खाते थे, वो किस प्रकार के देवी देवताओं को उस समय मानते थे। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है। तो रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की दशा के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें और इसका जो उत्तर होता है उसको लिखने की कोशिश करिए कि रोमन साम्राज्य में स्त्रियां कहाँ तक आत्मनिर्भर थी। रोमन परिवार की स्थिति की तुलना आज के भारतीय परिवारों की स्थिति से करो। तो उस समय रोमन परिवार क्या थे, आपको बता दिया है कि एकल परिवार थे, और आज के परिप्रेक्ष्य में परिवार क्या है ये भी आप कोशिश करिए। दूसरा, जो वहाँ की स्त्रियां थी उनका विवाह के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात कर ली है, विवाह का अंतर कितना होता था और इनको क्या क्या अधिकार प्राप्त थे, इनके बारे में हमने सब अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो आप वो वीडियो भी देखिए और इस क्रियाकलाप को अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करिए। जो अगला वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो आर्थिक विस्तार किस तरीके से हुआ था और वहां पर उस समय क्या क्या उद्योग धंधे रोम साम्राज्य में होते थे, व्यापारी क्या व्यापार करते थे, इसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज समय की कमी के कारण यह वीडियो थोड़ा सा छोटा है, तो ज़्यादा लंबा अगर वीडियो हम बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत जल्दी बोर हो जा रहे होंगे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपसे कि जितना भी हो हम करीब 10 से 12 मिनट का ही एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाएं और एक एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चलें। और आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया है तो आप इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।